बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनने लगे। स्टॉक मार्केट तारीख में पहली बार 66,000 की सतह अबूर कर गई। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1,436 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स 66,155 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनने लगे। स्टॉक मार्केट तारीख में पहली बार 66,000 की सतह अबूर कर गई। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1,436 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया है। शहरयार जंजुआ कराची से अपडेट करेंगे। शहरयार बताइए। देखिए, रिकॉर्ड परफॉर्मेंस देखने में आ रही है। 100 इंडेक्स में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रोज़ एक नया रिकॉर्ड बना रही है। इस साल की बात की जाए तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के लिए ये साल तारीख साज रहा है। तकरीबन 100 इंडेक्स अपनी जो साल की मौजूदा शुरू में जो सतह पर था उससे अभी डबल हो चुका है। इन तमाम वजूहात को हम बहुत तफसील से अपने नाज़रीन को बताते रहे हैं कि मुल्क में इन्वेस्टमेंट की एक बहुत बड़ी फ़िज़ा कायम हो चुकी है कि बैरूनी सरमायाकारी आ रही है। मज़ीद बात करेंगे। मेरे साथ अभी मौजूद हैं शहरयार भट्ट, जो कि तज़किया कर रहे हैं स्टॉक मार्केट को बहुत ही करीब से देखते हैं। शहरयार साहब, अभी ये बताएगा कि जो स्टॉक मार्केट में जो हालिया भी एकदम तेज़ी है, ये तो समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी भी क्या पॉजिटिव न्यूज़ आ गई हैं, क्या होने वाला है पाकिस्तान में? देखिए, इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। जिस तरह से हम बात करते हैं, आज से 6 महीने पहले में अगर मैं आपको लेकर जाऊं तो उस वक्त पाकिस्तान पे डिफ़ॉल्ट के खतरात मंडरा रहे थे। दुनिया का कोई भी मुल्क आप पे एतमाद करने को तैयार नहीं था। सारी दुनिया आपसे ये कहती थी कि आप रिफॉर्म्स लेकर आएँ तो फिर हम आपके साथ चलेंगे। इवन हमारे दोस्त ममालिक ने हमें पैसे देने से इनकार कर दिया था। इस मौके पर हमने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट IMF के साथ साइन किया और उसके बाद आपने देखा कि 360 डिग्री की चेंजेस आई हैं पाकिस्तानी इकॉनमी में। हमने इस्लाहात पे चलते गए, हमने सब्सिडीज़ का खात्मा किया और एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले जो हुकूमत पाकिस्तान ने लिए, निगरान हुकूमत ने खास तौर पे, वो बहुत आउटस्टैंडिंग रहे। खास तौर पे अफगानिस्तान में स्मगलिंग हो रही थी, उसके ऊपर कट डाउन किया जिससे हमारी करेंसी स्टेबल हुई। और फिर साथ साथ हमने देखा कि हमारी इकनॉमिक आउटलुक बेहतर हुआ। करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल करना बहुत बड़ी कामयाबी है। सिर्फ $1.1 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट रह गया लास्ट मंथ की अगर हम बात करें तो। काफ़ी मेजर चेंजेस लिए जिसके असर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नजर आए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी स्पेसिफिकली बात करें तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन डाउन थी। सारे स्टॉक बहुत डाउन थे, बावजूद इसके कि बैंकिंग के रिजल्ट देखें, लास्ट ईयर इन्होंने तकरीबन 70% इंप्रूव किया। आउटस्टैंडिंग प्रॉफिट्स के पावर एंड गैस सेक्टर ने ज़बरदस्त किस्म के डिविडेंड्स दिए, जिसके बाद इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा एंथुसियास्टिक थे। उन्होंने मार्केट में बाइंग करना शुरू की और मार्केट में बाइंग करते रहे। अब हमने देखा रिसेंटली कि फॉरेन इन्वेस्टर का इंटरेस्ट भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में डेवलप हुआ है। खासतौर पर इंटरनेशनली जो पाकिस्तान की बॉन्ड यील्ड है वो इम्प्रूव हुई है। इंटरनेशनल मैगजीन ने कराची से शहरयार जंजुआ हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि पाकिस्तानी मईशत को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। तमाम स्टेक होल्डर्स ने मिलकर मईशत को दोबारा ट्रैक पर डाला। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज सरमायाकारों के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। मुश्किल माली सूरत हाल में भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स आगे बढ़ रहा है। वो स्टॉक मार्केट में तकरीब से खिताब कर रहे थे। स्टॉक एक्सचेंज इज अ डायनामिक फोर्स, a heartbeat that resonates with the aspiration of businesses, investors, and the broader community. Today, as we ring the gong, we herald not just market transactions, but a symphony of progress and prosperity. Initially, Pakistan's economy faced multiple challenges at the start of financial year 23-24, but the GOP tried to solve the structural and macroeconomic issues which helped to improve the economy. I would like to thank the effort of all stakeholders to bring our economy back on track. Alhamdulillah, this bullish sentiment was possible due to the improved economy and especially the participation of foreign investors due to low price earnings ratio, high dividend yield and stabilized exchange rate, pushing the KSE 100 to surge to 40% since early September, reaching an unprecedented level. और मुल्की बरामदात 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने का मिशन। निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत और सनत गौहर एजाज की सरबराही में एक्सपोर्ट एडवाइजरी काउंसिल का इजलास। हमारा मकसद बरामदात को 30 अरब डॉलर से 100 अरब डॉलर पर पहुँचाना है। गौहर एजाज से मजीद कहा कि हम अपनी मईशत को 1000 अरब डॉलर तक पहुँचाना चाहते हैं। GCC ममालिक को मकामी अदालतों से मुतालिक खदशात थे। उन्होंने मजीद कहा कि IMF का कहना है ज़खायर को बढ़ाया जाए। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जीशान यूसुफ जई से। जी जीशान, बताइएगा।
देखिए असमा, ये मुल्क की जो बरामदात है उसको $100 अरब तक ले जाने का और जो मुल्क की मईशत है उसको $1000 अरब तक ले जाने का मिशन है और इसी की तसलसल जारी है। कल जो है जो सनती सरमायाकारी काउंसिल था, एडवाइजरी काउंसिल, उनका इजलास हुआ है। आज एक्सपोर्ट जो एडवाइजरी काउंसिल है उसका इजलास गौहर एजाज की सरबराही में जारी है और इजलास से खिताब करते हुए गौहर एजाज का कहना था कि मुल्क को पहले जो है वो स्टेबिलिटी नहीं थी, अब मुल्क में इस वक्त स्टेबिलिटी भी है और हम अपने मईशत को $1000 अरब तक ले जाएंगे। पाकिस्तान ने किसी बॉन्ड और किसी पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया। आज मार्केट की सूरत हाल भी बेहतर है और जो स्टेबिलिटी है वो भी ये यहाँ पर जीसीसी ममालिक के हवाले से उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर को जीसीसी ममालिक के साथ हमारे बायलैटरल मुआहदे हुए, कोई MOU साइन नहीं हुए बल्कि मुआहदे हुए जिसके तहत वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ मुकामात पर सरमायाकारी करेगी। जी ज़ीशान, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन ने PTI को नोटिस जारी कर दिया। अकबर एस बाबर की PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात दोबारा कराने की सदा मुस्तरद। इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 वाजे है, दोबारा इलेक्शन भूल जाएं, मेंबर इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया। इसी पर बात करने के लिए इस्लामाबाद से वकार सईद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, बताइएगा मेंबर इलेक्शन कमीशन का क्या कहना है? जी बिल्कुल, जो इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ जो 14 दरख्वास्तें जो है वो दायर हुई थी, वो इब्तिदाई समात के बाद जो है वो जो उस पर जो इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो नोटिस जारी कर दिया गया है, जबकि 12 दिसंबर से बाकायदा तौर पर इस मुद्दे पर जो है वो बाकायदा समात होगी। इससे कबल दलाइल देते हुए जो अकबर एस बाबर के वकील है उनकी जानिब से कहा गया कि इन अरकान को फौरी तौर पर जो है वो मुअत्तल कर दिया जाए और री इलेक्शन कराया जाए, जिस पर जो मेंबर KP है उन्होंने जवाबन कहा कि रिमार्क्स दिए कि अब जो री इलेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट जो है वो मौजूद नहीं है। इंतखाबात कराने के बाद अब जो है वो इलेक्शन एक्ट की जो शिक 215 है वो उसके असरात जो है वो होंगे। जबकि जो अकबर एस बाबर के वकील है उनकी जानिब से मुद्दा रखा गया कि जब वो मरकजी सेक्रेटरीट गए वहाँ पे ना उनको कागजात नामजदगी जो मिले, ना ही जो है वो कोई वोटर फेहरिस्त जो है फराहम की गई। जबकि उनकी जानिब से जो 1 दिसंबर को एक वीडियो जो तकरीबन तमाम इस्लामाबाद से वकार सईद हमें अपडेट कर रहे थे, आपको शुक्रिया। आपको बराह रास्त ले चले इस्लामाबाद, अकबर एस बाबर और दीगर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि ATMs ने भी लूटा, उजरती सियासतदानों ने भी लूटा और अभी वो मुख्तलिफ शक्ल में इसको लूटने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात ये है कि उसको राय रास्त पे लाने के लिए हम देखिए, ये जो लोग, मैं ये ज़रूर कहूँगा, ये जो हमारे वकला हैं जो अपने आप को कानूनदान कहते हैं, यहाँ खड़े होकर कहते हैं कि अकबर बाबर मेंबर नहीं है, ये कैसे वकला हैं आईनी और कानूनी वो देने वाले कि जी हम तो बड़े बड़े आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, तो 3 इदारों के फैसले को नहीं मानते। वो यहाँ आके कहते हैं कि कैसा झूठ बोला जाता है। ऐसे लोग जो है ये अहल है कि पार्टी के ओहदे संभालें, ऐसे लोग अहल हैं जो 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 अवाम के सामने जो खुल्लम खुला झूठ बोल रहे हैं, खुले यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं, और ये पीछे इलेक्शन कमीशन है, इसका फैसला मौजूद है, तो ये कैसे हमारा मुल्क चलेगा? अकबर बाबर साहब ये बता दीजिए कि अगर इमरान खान आपको जेल में बुलाते। तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ऑर्डर गैर आईनी और गैर कानूनी था। फैसले को मानते हुए इलेक्शन कराए, लेकिन चैलेंज करना हमारा हक है। लार्जर बेंच के पास अब 3 ऑर्डर्स समात होंगे। जब नाअहली खत्म होगी तो साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ दोबारा आएंगे, आम इंतखाबात भी लड़ेंगे। नाअहली का नोटिफिकेशन गैर आईनी है, इलेक्शन से रोका गया तो चैलेंज करेंगे। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का जो ऑर्डर था कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए PTI, वो ऑर्डर गैर आईनी और गैर कानूनी था, इसलिए हमने फैसला किया था कि हम उसको चैलेंज करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी फैसला किया था कि हम उस फैसले को फिलहाल मानते हुए हम इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी करा देंगे। तो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस तो हमने करा दिए, अब उसकी जो दूसरी कड़ी है कि वो जो गैर आईनी ऑर्डर था, हमारा हक है कि हम उसको चैलेंज करें, तो हमने उसको चैलेंज कर दिया है और उस केस को भी फुल बेंच, लार्जर बेंच के पास भेज दिया गया है समाअत के लिए। तो अब लार्जर बेंच के पास 3 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स जो हैं वो समाअत के लिए फिक्स्ड होंगे। नाअहली खत्म हो जाती है तो चेयरमैन का इलेक्शन हो सकता है दोबारा हो। नोटिफिकेशन बिल्कुल गैर आईनी है, आइन के बरक्स है, ये वो हिस्सा ले सकते हैं इलेक्शन में, और वो अगर उनको रोका जाएगा तो हम उसको चैलेंज करेंगे।
मुस्लिम लीगी रहनुमा अता तारड़ ने कहा है कि इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को होंगे, ताखीर का कोई जवाज ही नहीं। नून लीग इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। वजीर आजम बनने के लिए बिलावल भुट्टो की ख्वाहिश हो सकती है, पंजाब में उनके पास उम्मीदवार नहीं है। आजम नज़ीर तारड़ का कहना था कि नवाज शरीफ समेत 100 से ज्यादा अफराद की ताहयात नाअहली खत्म की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इंतखाबात में ताखीर मुमकिन नहीं है। टाइमली हमने अपनी हिकमत अमली जो है वो तैयार की, तो मुझे ये लगता है कि इंशाल्लाह ताला सूबे में भी और वफाक में भी सिंपल मेजॉरिटी लेना हमारे लिए कोई इंशाल्लाह ताला मसला नहीं होगा। हमारी अलायंसेज भी ठीक हैं, हमारे अपने कैंडिडेट्स की सिलेक्शन भी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है और उनको हक है कि वो कोई भी दावा रखें जो वो रखना चाहते हैं, और इससे तो ख्वाहिशात पे तो कोई पाबंदी नहीं है। उनकी ख्वाहिश जरूर होगी, मगर ऑन ग्राउंड देखें ना, पंजाब में उनके पास उम्मीदवार हर सीट पे नहीं है, और सबसे बड़े सूबे में आपके पास उम्मीदवार ना हो और बाकी सूबे में आपके अलायंसेस ना हो तो आप हुकूमत कैसे बनाएंगे? आपका क्या स्टांस है? 8 फरवरी को हर सूरत इलेक्शन होने जा रहा है। इंशाल्लाह ताला इसमें कोई डिले नहीं होगा और ना डिले की गुंजाइश मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े वाज़े अल्फाज में कह दिया, जिसमें सदर मुमलिकत ने और इलेक्शन कमीशन ने पहले ऑर्डर में जो इदारा आइन के तहत कायम किया गया, जिसको 218 आर्टिकल के तहत इख्तियार है कि वो इंश्योर करे कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हो, उस इदारे ने खुद रिपोर्ट जमा करवाई कि ये मुमकिन नहीं है हमसे करवाना। सुप्रीम कोर्ट ने पुराना मुकदमा जुल्फकार अली भुट्टो साहब का रेफरेंस भी बाहर निकाल दिया, लार्जर बेंच बना दिया, क्या कहेंगे इस पर? ये बहुत पॉजिटिव मूव है। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को ये काम बहुत जल्दी करना चाहिए था। लाइफ टाइम बैन के ऊपर जो पिटिशनें पड़ी हुई हैं वो भी साथ ही टेकअप की जाए, लार्जर बेंच बना जाए। मेरे तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार ने जो दायर की हुई है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उसे भी आज दायर किए हुए 2 साल हो गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने वो रेजोल्यूशन करने के बाद की थी। उन्होंने कहा था कि ये फंडामेंटल राइट है हर शहरी का कि वो इंतखाबात में हिस्सा ले। अब ये सिर्फ मियां नवाज शरीफ का केस नहीं है, इसमें 100 से ज्यादा लोग हैं जिन्हें ताहयात रोक दिया गया था। अहम खबर यह है कि साबिक चेयरमैन पीटीआई और दीगर के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस। साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ केस में शरीक मुल्जिमान के इश्तिहार जारी। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, जियाल मुस्तफ़ा, फरद शहजादी के इश्तिहार जुडिशल कॉम्प्लेक्स में चस्पा कर दिए गए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के अहकामात पर मुल्जिमान के इश्तिहार जारी किए गए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में साबिक चेयरमैन पीटीआई के हमरा बुशरा बीबी भी नामजद मुल्जिमा है। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत पीर तक मुलतवी। दस्तावेजी सबूत अदालत में पेश करने हैं, मोहलत दी जाए। वकील दरख्वास्त गुजार की जानिब से कहा गया, दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल भी देने हैं। अदालत के रिमार्क्स। अदालत ने वकील की सदा मंजूर करते हुए समाअत पीर तक मुलतवी कर दी है। आपको बता रहे हैं कि साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। लाहौर हाईकोर्ट ने हल्का PB 35 और 59 वजीराबाद और गखर मंडी की हल्का बंदियां कलअदम करार दे दी। अदालत का हल्का N 123 और N 120 की हल्का बंदियों का मामला इलेक्शन कमीशन को दोबारा देखने का हुक्म। जस्टिस अली बाकर नजफी ने लाहौर और हाफिजाबाद की हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की और हल्का N 123 और N 120 की हल्का बंदियों का मामला इलेक्शन कमीशन को दोबारा देखने का हुक्म दिया गया है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने हल्का N 123 और N 120 की हल्का बंदियों का मामला इलेक्शन कमीशन को दोबारा देखने का हुक्म दे दिया, जबकि अदालत ने हल्का PP 35 और 59 वजीराबाद और गखर मंडी की हल्का बंदियों को कलअदम करार दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने हाफिजाबाद और दीगर की हल्का बंदियों से मुतालिक समाअत की तो आजम नजीर ताड़र एडवोकेट अदालत में पेश हुए और इस मौके पर लीगी रहनुमा अता ताड़र भी अदालत में मौजूद थे। आजम नजीर ताड़र ने कहा कि हल्का N 123 और गखर मंडी की हल्का बंदियों में तब्दीली की गई है। हल्का बंदियों में तब्दीली करते वक्त कानून को मद्देनजर नहीं रखा गया। कानून में दिए गए तनासुब से ज्यादा या कम हल्का बंदी हल्कों की आबादी की नहीं की जा सकती। अदालत गैर मुनसिफाना बुनियाद पर की गई हल्का बंदियों को कलअदम करार दे। अदालत ने इस हवाले से दरख्वास्तों को मंजूर कर लिया और PP जो सूबाई असम्बली के 2 हल्के हैं, हल्का 35 और 59, इन दोनों हल्कों की हल्का बंदियां कलअदम करार देकर दोबारा इलेक्शन कमीशन को करने की हिदायत जारी कर दी। जी इशफाक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।